हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज है 16 तारीख, कल था आपका इंग्लिश का पेपर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा। अगला टारगेट होना चाहिए साइंस का पेपर, जो कि कब है, 20 फरवरी 2025। ठीक है। अच्छा, अगर कोई वीडियो इसको अगले साल भी देखेगा, आज के 5 साल बाद भी देखेगा, अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो स्टिल क्वेश्चंस यही आने हैं। यहाँ अपन बायोलॉजी पूरा खेल खत्म करेंगे। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, आपको पता है, 30 नंबर तक बायोलॉजी आती है। उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन है। कल 20 तारीख को जब पेपर देने जाओगे, एक एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला, ऑनलाइन आके मुझे यहाँ बता देना, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि इन्हीं में से आपके वो जो 8 से 9 एमसीक्यू दिखेंगे ना आपको, आपकी सेक्शन बी वाले में। सेक्शन बी का मतलब जैसे सबसे पहले केमिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में, उसके बाद बायो स्टार्ट होती है, तो बायो में सारे के सारे सवाल इनमें से आने वाले, पक्की बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा 20 फरवरी है, आप सबको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल्दो क्लास में पूरा ध्यान लगा के बैठना, ठीक है जी। अब देखो, हाँ, यहाँ हम कौन से वाले चैप्टर करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस बच्चों, लाइफ प्रोसेस ये आपका चैप्टर है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड अवर एनवायरनमेंट। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ गया हेरिडिटी, तो अलग से जो वीडियो डाली है ना, उसमें जाके चेक कर लो, वहां एमसीक्यू सारे करवा रखे हैं मैंने, राइट है क्या। तो ये चैप्टर रहेंगे और इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब पहले लाइफ प्रोसेस कराऊंगा, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड अवर इन्वायरमेंट। ये सीक्वेंस चलने वाला है। पूरा चैप्टर भी एक बार आपको मैं क्या करवा दूंगा, रिकॉल करवा दूंगा। अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ कितने टॉपिक आपको याद होने चाहिए। अगर टॉपिक नहीं पढ़े, मेक श्योर करेगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफ, यानी कि फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया जो है वो पूरी आपको पता होनी चाहिए, है ना। यानी कि फोटोसिंथेसिस, उसकी स्टेजेस क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, कवर अप होनी चाहिए। उसके बाद आप आएंगे हेट्रोट्रॉप में। हेट्रोट्रॉप कंप्लीट करेंगे आपका। हेट्रोट्रॉप की अगर बात करूं तो यहाँ पर सेफ्रोफाइटिक क्या होता है, ठीक है, होलोजोइक क्या होता है, कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। देन उसके बाद आप की बात है कि डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। डाइजेशन के बाद आप रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करना है बच्चों, हार्ट के बारे में, एट्रियम क्या होता है, वीन क्या होता है, वेंट्रिकुलर क्या होता है, ये सारी चीजें। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या आ जाता है बेटा, एक्सक्रीशन। अब अगर आपने कंप्लीट नहीं करा है, सिंपल सीधी स्ट्रेटजी ये है, इनके इस सीक्वेंस में टॉपिक वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके फटाफट से कंप्लीट कर लो। पीडीएफ उसकी पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी कंप्लीट करा है और चाहते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यू कर ले, ईयरफोन लगा लो, पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे कर लो। मैं बता रहा हूं कि इतनी चीजें करवा दूंगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा एमसीक्यू यहां से दिखने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फोकस चाहिए मुझे, पूरा का पूरा फोकस। ठीक है, आइए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला सवाल आपके सामने है कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। यहां आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी ऑटोट्रॉप के बारे में, बट आपसे यहां पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। वाटर का यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में, और प्लांट में होता है क्लोरोफिल। प्लांट में होता है क्लोरोफिल, ठीक है जी। ये इसका यूज करते हैं और बनाते हैं C6H12O6 प्लस, बनाते हैं ऑक्सीजन और बनाते हैं आपकी एनर्जी। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज आपको समझ में आ रही है? अब ये बनाते हैं, इतनी बात क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई। अब ये पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब आपको बच्चों जानकारी मिल गई, ठीक है। ऐसा कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों है। दूसरा, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बेटा याद रखना, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये ग्लूकोज की ही फॉर्म है, लेकिन ग्लूकोज अलग अलग, ये कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। कहीं ग्लूकोज कहेंगे, कहीं माल्टोज कहेंगे, कहीं स्टार्च कहेंगे, कहीं फ्रैक्टोज कहेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। बट आप दिमाग में रखिए,
रखिए कि ये हाँ जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है इसको कहा जाता है स्टार्च। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? स्टार्च। ठीक है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, वेयर एज एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी जानकारी देते हुए चलूंगा, याद रखना है, इस पर भी एमसीक्यू बनता है कि कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहां तो सनलाइट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहां तो सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। अगर एनवायरमेंट पढ़ा है तो सबसे नीचे वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो आपको ऑटोट्रॉप्स का होता है, यानी कि बेटा किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जितनी जानकारी यहां लिखी है ऑटोट्रॉप के बारे में, ये अगर लिखने को सवाल आ जाए तो ये 3 स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स आ सकते हैं। नीचे आप ये लिख देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड। बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये सवाल कहां से आया है? होलोजोइक, आपने पैरासिटिक पढ़ा होगा, ठीक है, उनमें से आया है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ग्रीन प्लांट वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ग्रीन प्लांट तो बनाएंगे। उसके बाद आप देखो पैरामीशियम अमीबा, आपने पढ़ा होगा, ये बॉडी के अंदर ले जाता है, उसके बाद फूड वैक्यूल बनता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कास्कुटा, लीस और टेपवर्म, ये भी बिल्कुल नहीं है। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये ऐसा ग्रुप है जो फूड मटेरियल को ब्रोक डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी एंड देन उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि एक एक हमारे ऑप्शन से ही क्या हो रहा है? आंसर भी चेंज हो रहा है, तो याद रखना है ये ग्रुप ऐसा है जो बॉडी के बाहर क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। समझ में आया है बेटा कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीजें क्लियर है। क्यों? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है जो डेड या डिके के ऊपर क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, तो आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन करते हैं। याद रखिएगा बेटा। अगला सवाल है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ करेक्ट के बारे में बात की गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड, ये खुद अपना फूड नहीं बनाते। दूसरा, हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी, नहीं भैया, ये तो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉप सिंथेसिस देयर ओन फूड, नहीं, ये तो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉप आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेट्रोट्रॉप डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड, क्यों? ये दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। अगर मैं आपकी अपनी बात करूं, हम सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बच्चों आपको ये चीजें क्लियर है? अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम से है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस? बच्चों करेक्ट सीक्वेंस, अब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले हम फूड खाते हैं तो हमारा मुंह होता है, मुंह के अंदर 2 चीजें होती हैं, टीथ और टंग होता है, टीथ और टंग होता है। उसके बाद आता है आपका, अच्छा डाइजेस्टिव की अगर मैं बात करूं तो एसोफेगस आ जाता है बेटा। इसके अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। एक बार जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो हेल्प करती है मिक्सिंग ऑफ फूड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आता है स्टमक बेटा। स्टमक के अंदर 3 चीजों का सिक्रीशन होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। बेटा ये एक एक चीज याद रखिएगा, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl फूड को एसिडिक बनाता है, जर्म्स को किल करता है। पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, तो पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, म्यूकस बचाता है स्टमक की वॉल को HCl से। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है लीवर। लीवर के अंदर आपका सिक्रीशन होता है बाइल सॉल्ट का। किसका होता है? बाइल जूस, यानी कि बाइल सॉल्ट का। बाइल जूस की अगर बात करूं तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर फैट होता है, फैट, ठीक है, फैट को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। लीवर के बाद आपकी आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है उसका
कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो ये अनअब्जॉर्ब फूड में से वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। माउथ के बाद स्टमक बिल्कुल गलत है, माउथ के बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक और लार्ज गलत बात है भैया। माउथ के बाद स्टमक, स्टमक के बाद ये तो गलत बात है। माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक एक चीज जो बोल रहा हूं उसको याद रखना, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें मैं यहीं से पढ़ा दूंगा। मेक श्योर करिएगा कि इसको भी साथ साथ लिखते चले और मेक श्योर करिएगा कि जो मैंने मुंह से बोला है उसको आप अपनी कॉपी में प्लीज इंग्लिश में लिख लीजिए। हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं ना लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों, याद रखनी है आपको सारी की सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, ये है माउथ के अंदर, हमारी माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करती हैं। इसका काम ये होता है, सलाइवरी ग्लैंड, याद रखना माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सिक्रीट करती है सलाइवरी अमाइलेज को। ये फूड के सबसे पहले, फूड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमने लिया है इसको कन्वर्ट कर देगी। ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्लांट के अंदर से हमारे अंदर आया, यानी कि किस फॉर्म में था बेटा? किस फॉर्म में था? स्टार्च की फॉर्म में था। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है बच्चों? माल्टोज में कन्वर्ट करती है। कौन, किसकी हेल्प से हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सलाइवरी अमाइलेज हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होगा? प्रोटीन नहीं, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, ये कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, ये तो माउथ की बात कर रहा है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, बिल्कुल सही बात है। ये अब शुगर का मतलब क्या हुआ भैया? जो माल्टोज है ना, शुगर की ही फॉर्म है, माल्टोज फ्रैक्टोज, याद रखना कि शुगर की फॉर्म माल्टोज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। फैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैटी एसिड, ये भी कहां होता है? ये भी कहां होता है? ये भी कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दूसरा सवाल बन सकता है कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कहां कन्वर्ट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देख लो, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल दोनों में होता है, याद रखना। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये कहां होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन यानी कि कंप्लीट डाइजेशन वाली साइड क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी। केवल ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्लियर है? क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा बहुत ध्यान से। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। अब याद करो, अभी पढ़ाया, इनर लाइनिंग स्टमक की कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? म्यूकस कर रहा है। अच्छा, पेप्सिन का क्या काम होता है? तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन। अब सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा इसे कहते हैं, ये किसको कन्वर्ट करता है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? माल्टोज। अगर 100% फोकस रखोगे, बिलीव मी, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर। बाइल सॉल्ट यानी कि बाइल जूस कहां सिक्रेट होता है? लीवर में। क्या काम होता है इसका? इमल्सिफिकेशन का। अब एग्जाम में मान लो इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई, तो इमल्सिफिकेशन को क्या लिखोगे? कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स, मतलब टुकड़े, ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स इज नोन एज emulsification. It is done by bile salt which is secreted by liver, ठीक है जी। It is stored in gall bladder। या ये सब, ये जितना बोल रहा हूं ना इसको लिख ले कॉपी में भाई, आ जाएंगे नंबर तेरे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अगला सवाल है कि which part of the alimentary canal receive bile from the liver? लीवर ने क्या बनाया? बाइल। कहां स्टोर हुआ? गॉल ब्लैडर। अबे पढ़ लेगा ना तो मार्क्स आ जाएंगे पूरे ढंग से। किस, कहां स्टोर हुआ? गॉल ब्लैडर। किसने रिसीव करा? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन ने, क्योंकि अगला वाला पार्ट कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? एक एक चीज याद हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, A few drop of iodine solution were added to rice water। देखो राइस वाटर में हम क्या कर रहे हैं? राइस वाटर में अपन क्या करने वाले हैं बच्चों? राइस वाटर में अपन क्या करने वाले हैं? आयोडीन को ऐड करने वाले हैं। राइस वाटर में हम किसको ऐड करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आयोडीन को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब राइस वाटर में जैसे हमने आयोडीन को कन्वर्ट किया, मतलब आयोडीन को डाला, तो ये किसमें टर्न हो गया? ब्लू ब्लैक इन कलर। अब एक चीज आपको याद करवाता हूं, मतलब बताता हूं, ये एक्टिविटी बेस्ड सवाल है, सारे बच्चे याद रखेंगे। जब भी राइस वाटर पे आप आयोडीन डालेंगे, अगर उसमें स्टार्च हुआ तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर राइस वाटर जो है
राइस वाटर है उसमें आयोडीन मिलाया जाए तो अगर राइस में प्रोटीन हुआ तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। इसका मतलब किसकी प्रेजेंस बताता है? स्टार्च की प्रेजेंस बताता है। प्रोटीन फैट में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। याद रखना, जब भी राइस, सुनो, जब भी प्रोटीन के ऊपर या फिर फैट के ऊपर अगर हम आयोडीन डालते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर हम स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो उसमें चेंज आता है। बात समझ में आई? तो राइस में होता क्या? स्टार्च होता है। जब आप राइस धोते हो, याद करना, जो वो व्हाइट कलर निकलता है वो स्टार्च ही निकल रहा होता है। समझ में आया? डन है क्या? तो याद रखिएगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ राइस। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, अगर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फाइनली डाइजेस्टेड? कंप्लीट डाइजेशन के बारे में पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फाइनली डाइजेस्टेड? तो किसे कहेंगे बेटा? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज या स्मॉल? क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब इसमें क्या क्या होता है ये भी चीज अपनी कॉपी में लिख के रख ले बेटा, इस भी चीज को अपनी कॉपी में लिख के रख ले बेटा। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में? अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। फैट किस में कन्वर्ट होता है बेटा? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और तीसरी चीज क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। तीसरी चीज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। ये किसमें कन्वर्ट होता है? किसमें? ग्लूकोज। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा। तो फाइनली हम जो खाते हैं हमको ग्लूकोज ही मिलता है। डन है क्या? ये तीनों चीजें याद कर लेना, इस पर एमसीक्यू भी बनेगा और 3 मार्कर का सवाल भी बन सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से चेंज आते हैं। डन है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस याद रखिएगा, सब चीजें रिकॉल करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, भाई तुम्हारा यहाँ खड़ा है। पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक जूस। ये 2 चीजें सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। याद रखना, लिप होते हैं मोटे, लिप में होता है फैट, ऐसे याद कर ले भाई, लिप फैट है ना, लिप मतलब उसमें फैट होता है। तो लाइपेज किसको कन्वर्ट करता है? फैट को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज फैट कन्वर्ट हो रहा है। इससे पहले और किसने करा था? याद करो किसने करा था? इमल्सिफिकेशन किया था किसने? बाइल सॉल्ट ने। तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट? नहीं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन? गलत। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट? गलत। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन? सही बात है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या तुम्हें सवाल समझ में आ रही है? एक एक चीज बता रहा हूं, ढंग से एक एक चीज कर लेनी है बेटा। समझ में आया क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीजें क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक ईस्ट। जब भी ईस्ट में आपका रेस्पिरेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आना ही नहीं चाहिए, हटा दो इसे हटा दो, बात खत्म है। एनारोबिक होता है ईस्ट में, वो लैक्टिक एसिड कब से बनाने लग गई? तो क्या हो गया? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा पाइरोवेट में, फिर साइटोप्लाज्म में ही एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऑप्शन नंबर सी। याद रख ले भाई, कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। यहां माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल केवल और केवल एरोबिक में है, और वो भी कब है? जब एक का कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको सारी की सारी चीजें क्लियर है। इतनी बात आप लोग को बच्चों क्लियर होनी चाहिए। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज इसको ले ले, वरना इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो फिर से सवाल आ गया, लेकिन सवाल अलग है। Which of the following is most appropriate? एरोबिक। भैया इसे हटाओ, भैया इसे हटाओ।
दूसरा वाला यहाँ ठीक है, लेकिन एनर्जी पहले बन गई ना इसमें, इसमें एनर्जी पहले बन गई, एनर्जी तो बाद में बनेगी। इसमें यहाँ क्या काम कर रहा है एनर्जी का, यहाँ भी देखो पहले बन गई, यहाँ तो साइटोप्लाज्म था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। एलिमिनेट करना भी सिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 H2O और एनर्जी बनती है। लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो पढ़ के भी इसको अच्छा कर लेंगे। बाकी कुछ गधे होते हैं, उनको पढ़ाओ ना पढ़ाओ जहां मर्जी पढ़ो, ठीक है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। बात समझ में आई। एक चीज बताता हूँ सुनना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हें बहुत अच्छा स्विमिंग करने वाले हो, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, स्विमर बनना है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें पैसिफिक अटलांटिक जाने की जरूरत नहीं है, तुम छोटे छोटे तालाबों में तैर कर भी बहुत अच्छा तैराक बन सकते हो। इसीलिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। जो बेटर पढ़ा रहा है, बेटर का मतलब जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है, वहां पढ़ के भी तुम क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें याद रखा करो बच्चों, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगले सवाल को। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखना, ट्रू बोला गया है, ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव इनवर्ड, ये तो गलत है, पढ़ा रखा ना भाई ने। रिब कैसे हो जाते हैं, उभर जाते हैं, उभर जाते हैं, तो हटाओ, रिब इनवर्ड थोड़ी होते हैं। इन द एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात है ये तो स्टेटमेंट। अच्छा, ऑप्शन इसके अलग अलग है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ नहीं, हायर एफिनिटी होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब जब पहला हट गया, ये ऑप्शन हटाओ। अब जब तीसरा हट गया, तो इस ऑप्शन को हटाओ और इसको हटाओ, बचा कुचा आंसर हो गया, ठीक है। एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड और फोर्थ हो गया। मैं बता रहा हूं ऐसे सवाल बहुत बनेंगे, प्रैक्टिस करके जाना, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझो। हीमोग्लोबिन की ग्रेटर एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है। अबे तेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हीमोग्लोबिन के साथ तैर रहा है, ऑक्सीजन के साथ तैर रहा है, समझ में आया नहीं, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। समझ में आया कि नहीं, ये चीजें आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज। एयर पैसेज, सबसे पहले नाक हो गई तुम्हारी, उसके बाद जहां नाक से माउथ खाने वाला हिस्सा मिलता है उसको कहते हैं क्या, फेरिंग्स। फिर क्या आता है, लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन इससे मैं आंसर कर दूंगा, हटा दो इसे। ट्रैकिया पहले क्या करने आ रहा है, नोस्ट्रिल लैरिंग्स, ये क्या करने आ रहा है, नोस्ट्रिल फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया एल्वियोली। मुझे मतलब नहीं है पूरी जानकारी से, मुझे मतलब है मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी। नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां मेरा ये चीजें कन्वर्ट होती थी, ठीक है। बहुत सारे गधे ऐसे होते हैं, पहले लैरिंग्स कर देंगे फिर फेरिंग्स, गधे के गधे ही रहते हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। समझ में आया भाई, अच्छे से करके जाना, ऐसे सवाल दिखा दूंगा 20 तारीख को पेपर में, ठीक है। चलो अगला, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रैकिया में क्या होता है भाई, गलत। एल्वियोली थ्रोट से क्या मतलब है, थ्रोट गलत है, तो क्या हो जाएगा, एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है। इसका अगर फंक्शन भी पूछे कि एल्वियोली का फंक्शन क्या है, तो इट इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब लेक्चर लोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनवा रखा है मैंने, इस तरीके का, है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये आपकी एल्वियोली है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी जाती है, ले ली जाती है। समझ में आया, ठीक है जी, क्लियर है। देखेंगे अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है जी, हार्ड से सवाल है, पढ़ेंगे जरा। अब पहले तुम्हें ना, अरे भाड़ में जा, गोली मारो इसे, सुनो। अब ऐसे बना रहा हूं, ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तुम्हें पता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी और फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से बॉडी में जाएगा, ठीक। अब ऐसे दो, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अबे बॉडी से तो भाई कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, है डीऑक्सीजनेट आना चाहिए, हटा दो इसे। समझ में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स व्हाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, पूरे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सही बात है। व्हाइल राइट वेंट्रिकल, राइट ये वाली तो हुई, तो ये क्या कर रही है,
पंप कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, लंग्स को भेज रही है यहां से, ठीक है बेटा सुन ले यार, कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, सुन बेटा ये लेफ्ट एट्रियम है, यहां लंग्स से आता है, कहां आता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहां से कहां जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगी बॉडी को पंप करेगी, ठीक समझ में आया। ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम में ब्लड आता है कहां से, बॉडी से आता है, लेकिन वो कैसा होता है डीऑक्सीजनेटेड, ये फिर नीचे आता है यहां से, और यहां से जो राइट वेंट्रिकल है ये पुश करेगी कहां के लिए लंग्स के लिए, क्योंकि लंग्स में जाके इनको क्या होना है प्योर होना है। तो अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां तक तो सही था, लेकिन आगे क्या लिखा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अबे लंग्स से आ रहा है भाई, डिफरेंट पार्ट से कैसे आ जाएगा, हटा दो इसे। अपना जब भी ऐसा सवाल करो भाई पहला हटा दिया, यहां से इसको हटा, यहां से इसको हटा, लड़ाई तेरी यहां और यहां बची है, तो ये यहां दोनों कॉमन दिख रहा है, टू को मत पढ़ टू को, केवल 4 को पढ़, क्या 4 सही है कि नहीं ये चेक कर, 4 पढ़। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सही है। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ आंसर है इसका, लॉजिक तो समझ में कैसे सॉल्व करने, टू यहां भी है टू यहां भी, टू को पढ़ना मत, टाइम वेस्ट मत कर, केवल फोर्थ को पढ़, ठीक है। अब थर्ड से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे थर्ड भी हमारा हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। देन ऑल्दो मैं थर्ड भी पढ़ देता हूँ, थर्ड क्या है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, अबे यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, क्या बेवकूफ है क्या है, समझ में आया कि नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ऐसे सवाल रोक के दिमाग को रोक के आराम से ठंडे दिमाग से रीड करना अगर तुमने पढ़ा होगा तो, ठीक है, वरना तो जय माता दी वाले बहुत सारे होते ही हैं, ठीक है जी। चलो उनका होता भी कुछ नहीं है फिर जीवन में। चलो अगला सवाल, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट, तो थिक मस्कुलर, ये मस्कुलर बैक फ्लो को रोकने के लिए तो होती नहीं है, वॉल्व्स बैक फ्लो को रोकने के लिए तो होती नहीं है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा वॉल्व्स इन द हार्ट। एक होता है बाइकस्पिड, एक होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है, ठीक है। अगर आप आईसीएससी के बच्चे हैं तो एक होता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो लेफ्ट साइड में होगा, और जो राइट साइड में होगा उसको बोलेंगे राइट एट्रियो, एट्रियो मतलब एट्रियम और वेंट्रिकुलर मतलब नीचे वाला वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज, आर्टरीज के बारे में पूछा गया है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, मोटी होती है, आर्टरी और वीन की बात हो रही है, आर्ट्रियम की बात नहीं हो रही। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट हमसे चालाकी, डिफरेंट ऑर्गन थोड़ी कलेक्ट करती है। दे हैव थिन वॉल, अरे थिन से हटा दो गोली मारो, दे हैव थिक वॉल, ठीक है, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर थोड़ी होता है। दे हैव थिक वॉल विदाउट वॉल इनसाइड, इसके अंदर कोई वॉल नहीं होती, ठीक है, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल सही है। अरे समझ में आ रहा है अनपढ़ो, इधर देखो, थिक वॉल सही है, बहुत सारे बच्चे होंगे थिक वॉल देखिए, टिक पूरा पढ़ ले भाई, थिक वॉल ठीक है, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर यहां तक भी ठीक है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, वहां से तो लो प्रेशर होगा, फिर हटा दो इसे। अगला, दे हैव थिन वॉल, हटा दिया मैंने यहीं से, दे हैव थिक वॉल यहां तक सही है, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर हटा दिया मैंने, वहां से लो प्रेशर थोड़ी होता है, हाई प्रेशर होता है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, डन है कि बच्चों। चलो अगले सवाल पे चले, समझ में आ रहा है, रिकॉल हो रहा है सब कुछ। अगला सवाल, फिल्ट्रेशन यूनिट सबको पता है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन, बहुत सारे बच्चों के लिए न्यूरॉन, मेरे लिए क्या नेफ्रॉन, ठीक। आइए किडनी को रिवाइज करते हैं। देखो भैया यहां से होती है रीनल आर्टरी, ठीक है, ये गंदे ब्लड को लेकर आती है, यहां होती है किडनी, किडनी के अंदर क्या होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ऊपर वाला क्या होता है ग्लोमेरुलस, इसको क्या बोलते हैं बोमेन,
कैप्सूल, याद रखना यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर नीचे होता है यूरेटर, ये यूरेटर होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर रीनल आर्टरी हो गई और ये रीनल वीन हो गई, ठीक है। यहाँ किडनी होती है, ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया। कैसे याद रखोगे? यूरेटर थोड़ा सा कम भारी है, यूरेथ्रा थोड़ा सा ज्यादा भारी लग रहा है तो नीचे की तरफ, ऐसे याद करना, यूरेथ्रा बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब नेफ्रॉन क्या हो जाएगा आपका? फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद क्या पढ़ाया गया भाई? वोमेन कैप्सूल होता है, याद रखना, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह सारी चीजें, ठीक है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग, बहुत प्यारा सवाल, यहां लॉजिक लगेगा, कर नहीं सकते। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में लिबरेट होती है, कहां से आती है? कहां से आती है? पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज, ठीक है। देखो होता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन याद करो जब हम इवेंट्स पढ़ते हैं तो दूसरा इवेंट, पहला तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा इवेंट होता है, लॉजिक यहां से लगा है, समझ में आया? अब बहुत सारे बच्चे ने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड में से वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया? तो जो लॉजिक है वो लगाएंगे। अगला सवाल, ब्लड लीविंग द टिश्यू, इस पे लगाओ सवाल, बताओ इसका आंसर। देखो सवाल है, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन टिश्यू। अब कहां से सवाल आया? सुनना, मेरी बॉडी में यहां ये टिश्यू है, टिश्यू से जाने वाले ब्लड में क्या ज्यादा होगा? टिश्यू ने रेस्पिरेशन कर लिया, क्या दे दिया ब्लड को? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। क्या दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेवकूफ हो। लीविंग द टिश्यू, भैया टिश्यू से जो ब्लड जा रहा है उसमें क्या ज्यादा है? अबे टिश्यू में एनर्जी बन गई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दी, तभी जाकर के ये लंग्स में जाके क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड देकर आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो लीविंग द टिश्यू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उसमें। समझ में आया? पक्की बात है, पक्की बात है ना? ऐसे सवाल भी आते हैं, मैं बता रहा हूं। चलो अगला, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, हाँ भाई मैं उम्र के साथ साथ बढ़ता जा रहा हूं, मेरी हाइट बढ़ रही है, सही बात है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट, है मतलब मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा हमारे सेल के अंदर? बिल्कुल करेगा यार, लिक्विड है, बिल्कुल मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? अरे ब्लड भी तो है, देखो यार ब्लड भी तो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो क्या कह रहा, नहीं हो सकता क्या? गलत है, ये गलत कह रहा है। अगला क्या था? एनर्जी, हाँ बिल्कुल एसेंशियल है भैया, रिप्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो बहुत जरूरी है। हाँ समझ रहे हो नहीं? अगला, इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप, ये क्या है? ऑटोट्रॉप क्या है? प्लांट्स है। ऑटोट्रॉप क्या है? प्लांट्स है। इनके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? बोलो, स्टार्च में। आपके अंदर किस में? ग्लाइकोजन, क्योंकि आप क्या हो? जानवर, ठीक है। तो एनिमल में ग्लाइकोजन, तो क्या बोला इसमें? स्टार्च। ये हो जाएगा क्या? एनिमल में। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। अब बुद्धू समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगला, कौन सा सही है? लॉजिक लगाना भाई, कौन सा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सही है? गलत बात है ना, ये तो गलत है, हटा दिया मैंने। एनर्जी तो दिख नहीं रही मुझे, यहाँ मुझे सनलाइट दिख रहा है, क्लोरोफिल नहीं दिख रहा, हटाओ इसे। यहाँ क्लोरोफिल सनलाइट दोनों दिख रहा है, यहाँ क्लोरोफिल सनलाइट दोनॉन दिख रहा है। क्या इधर मटेरियल बना सही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती क्या? ये तो गलत है यार, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल जाएगी? ऑक्सीजन निकलती है, मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर सी, याद कर लेना, ये स्टेटमेंट पूरी रट लेना भाई, पूरी रट लेना ये, ठीक है जी। समझ में आया? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। डन है क्या? फोटोसिंथेसिस है ना, अब तो डेफिनेशन भी याद होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट by chlorophyll to form glucose and oxygen and water is known as photosynthesis। ठीक, अगला, इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटो। अब देखो 3 नंबर का सवाल आएगा कि इवेंट इन फोटोसिंथेसिस, जो स्टेटमेंट गलत होगा उसको हटा के 3 स्टेटमेंट रख लेना। आ गया क्या सवाल आएगा कि राइट डाउन द इवेंट दैट टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, जो स्टेटमेंट गलत हटा दूंगा उसके अलावा 3 रख लेना, ये आंसर बन जाएगा, सब्जेक्टिव में बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ही आया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी पहला इवेंट होता है, ये कौन सा इवेंट होता है? पहला इवेंट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये कौन सा इवेंट होता है? तीसरा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड या कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये होता है दूसरा, ये होता है दूसरा। तो ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है इसमें, रिडक्शन होता है।
समझ में आया? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है उसमें। ठीक है जी, समझ में आया? तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, समझ में आ गया? इवेंट 3 नंबर का आएगा। अगला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन वाटर इन गार्ड सेल। ठीक है यार, सीधी, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, आर्ग्यूमेंट करना ही मत, बहुत मारता हूं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, याद रख ले भाई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की वाटर से ही रेगुलेट होती है, हर सवाल में वाटर जहां दिख रहा है आंसर टिक कर देना। ठीक है, अगला सवाल, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। एलिमिनेट करते हैं अगर मुझे नॉलेज नहीं भी है। देख भाई, प्रोटीन का नाइट्रोजन से क्या लेना देना, इसको हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो, थर्ड फोर्थ और सेकंड थर्ड, थर्ड रीड ही मत कर भाई, थर्ड रीड ही मत कर, फोर्थ को और सेकंड को देख ले, पहले फोर्थ देख ले। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड और थर्ड। अब याद कर लेना कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब नाइट्रोजन करते हैं, सेकंड यानी कि नाइट्रेट की फॉर्म में और दूसरा यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसलिए मैंने हटा दिया। ऐसे सवालों में एक चीज याद रखना, जितने भी एमसीक्यू आएंगे सबसे पहले एलिमिनेशन लगाने जाना। नॉलेज अगर नहीं भी है तो एलिमिनेशन लगाना कि जो आंसर नहीं हो सकता उसे हटा दूंगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगला, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, कहां से सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स करती है। ठीक है, पेप्सिन कहां होता है? पेप्सिन कहां होता है? स्टमक में, स्टमक। सेल्यूलोज का क्या मतलब है? ट्रिप्सिन कहां होता है भैया? पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि पेनक्रियास करते हैं। यार याद रखो, कम से कम पूरी क्लास ही रिवाइज कर लो दोबारा से। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। पायरोवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, पायरोवेट ही तो कन्वर्ट होता है भैया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक, ना एनारोबिक होता है ये तो। ठीक है, अब यहां से मैंने सेकंड हटा दिया, सेकंड हटा दिया मतलब ये ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो। फर्स्ट दोनों में कॉमन है, मत पढ़। तीसरा चेक कर ले एक बार, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ना। कहां होता है? कहां होता है? कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो यानी कि फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये हो गया। जो लॉजिक समझा रहा हूं समझ में आया भाई? जो कॉमन है मत पढ़ो से, बाकी देख ले। ठीक है, डन है क्या भाई? एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, अच्छे बच्चों की तरह मेरा कहना मानना और कर लेना। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत? चलो, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट, गलत, पायरोवेट टू एथेनॉल गलत, ग्लूकोज टू पायरोवेट गलत, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू लैक्टिक एसिड। इसे ये कब होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में। कहां होता है? मसल्स में। कहां होता है? मसल्स में। इट टेक्स प्लेस इन मसल्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, अगला, चूज द करेक्ट पाथ। अभी पढ़ाया, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेथ्रा तो पहले आ गया तो बाहर लास्ट में होता है, हटा दो इसे। किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर, गलत। किडनी के बाद यूरेटर, यूरिनरी, यूरेथ्रा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये तो सबसे पहले गलत था, ब्लैडर सबसे पहले थोड़ी आ जाए, मतलब ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये है मेरे भाई, ये आंसर इसका। समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, पायरोवेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, कहां होता है? गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नहीं, किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म। देखो कितना रिवीजन हो रहा है, कितना रिवीजन हो रहा है, बोलो कोई करवाएगा तुम्हें? अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पानी पड़ा है आसपास तो पहले पी लो, मैं भी पी लेता हूं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तो अगला हमारा क्या है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारा अगला मुद्दा है।
ठीक है बच्चों, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक बार रिकॉल करवाता हूँ क्या क्या टॉपिक्स थे इसमें, है ना, दिमाग से पूछ लेना क्या तुम्हें याद है कि नहीं याद है। सबसे पहले इसके अंदर हम भैया सबसे पहले कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ते थे, जहां हम सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ते थे। न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको याद होना चाहिए सारा का सारा। इसके अंदर हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। उसके बाद थोड़ी नर्व्स आती हैं, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, दो टाइप की नर्व्स होती हैं, जो कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स, ये दिमाग से कनेक्टेड होती है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और ये आपका स्पाइन से मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अटैच होती है, ठीक है जी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा ब्रेन के पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट होते थे आपके, एक होता था फोर ब्रेन, एक होता था मिड ब्रेन और एक होता था हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला हिस्सा। इसके भी 3 हिस्से हुआ करते थे, है ना, सेरेब्रम आपको याद होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के भी 3 थे, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सारी चीजें, सेरेबेलम, ठीक है, ये सारा था। उसके 2 टाइप के एक्शन पढ़ाए थे, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कि कंट्रोल होते हैं, अंडर द कंट्रोल होते हैं सेरिबेलम के और कुछ सेरिब्रम के भी, सब डिटेल में पढ़ा रखा था। फिर वॉलेंट्री एक्शंस पढ़ाया था, लास्ट बट नॉट लीस्ट रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया था, और इसमें एक पाथवे बनता है रिफ्लेक्स आर्क का, ये भी डिस्कस करी थी। फिर हम आ गए थे प्लांट वाले सेक्शन में। तो प्लांट वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो 2 टाइप के मूवमेंट पढ़े थे हमने, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, सॉरी ट्रॉफिक मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल होते हैं, और फिर हमने पढ़े थे नास्टिक मूवमेंट, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। ये ग्रोथ रिलेटेड होते हैं और ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते। फिर हमने इसके अंदर पढ़ी थी एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने याद करो एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉक्सिन, थायराइड, इंसुलिन वगैरह सब डिस्कस किया था। फिर हमने प्लांट्स के अंदर भी ऑक्सिन डिस्कस किया था, साइटोकाइनिन डिस्कस किया था, याद करो, ठीक है। फिर एब्सिसिक एसिड, एथिलीन वगैरह सब चीजें डिस्कस करी थी। अब ये पूरी चीज ये मैं यहाँ इतनी जल्दी नहीं पढ़ा सकता, आप एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, नहीं कंप्लीट कर डरने वाली बात नहीं, क्वेश्चन कर लो, मोर देन एनफ है, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि मैं क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम भी कर देता हूं आपको पता है, इसलिए ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, Which of the following statement is correct about receptors? देखो बेटा रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है फोटो रिसेप्टर, एक होता है फोटो रिसेप्टर, एक होता है फोनो रिसेप्टर, एक होता है आपका थर्मो रिसेप्टर, ठीक है जी, एक होता है आपका गस्टेटरी, और एक होता है ऑल फैक्ट्री, ठीक है। ऑल फैक्ट्री यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध स्मेल से है, क्योंकि आपने एसिड बेस सॉल्ट भी पढ़ा था। तो स्मेल कौन करता है आपकी बॉडी का पार्ट, नोज करता है। फोटो रिसेप्टर क्या है भैया, आई होती है। फोनो क्या है, साउंड, ठीक है, साउंड को कौन करता है डिटैच, कान करता है आपका। थर्मो कौन हो जाएगा भैया, स्किन हो जाएगी, ठीक है। गस्टेटरी क्या हो जाएगा, गस्टेटरी क्या हो जाएगा बोलो, आपकी जीभ यानी कि टेस्ट को डिटैच करेगी, ठीक है। पहला ऑप्शन गस्टेटरी रिसेप्टर डिटैच टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गस्टेटरी ऑल्फैक्टरी बोथ तो नहीं हो सकता, अलग अलग है। ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, ऑडिटरी भैया ऑडिटरी में तो साउंड की बात है, ठीक है, तो ऑडिटरी साउंड हो गया, तो स्मेल थोड़ी कर लेगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट है, ये तो उससे संबंध था स्मेल से, तो पहला ऑप्शन सही है। समझ में आया, ठीक है जी, क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। रिसेप्टर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप देखोगे कोई भी इंपल्स जनरेट कहाँ होती है, डेंड्राइट में। डेंड्राइट से कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में। याद करो, स्ट्रक्चर याद करना है केवल, सेल बॉडी से एक्सॉन्स, एक्सॉन से एक्सोनल एंडिंग। समझ में आया, कहाँ दिख रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सोनल एंड, है गलत। सेल बॉडी, हाँ, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सोनल एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो, एक्सोनल एंड के बाद एक्सॉन, नहीं गलत बात, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, और ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। कहाँ जनरेट होती है, डेंड्राइट में, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सोनल एंडिंग। बातें नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना, बातें कर रहा था ना अभी, ठीक है। चलो अगला सवाल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया, करेक्ट सीक्वेंस हो गया पूरा, एक एक चीज अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, पक्की बात है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ठीक है। साइनेप्स क्या होता है, सुनना, साइनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। देखो ये वाला होता है एक्सोनल एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग होनी चाहिए, यहाँ एक्सोनल एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर, ये बीच में गैप हो जाता है और अगले वाले का डेंड्राइट जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, डेंड्राइट जुड़ा होता है। तो एक्सोनल एंडिंग से डेंड्राइट ऑफ अगला वाला न्यूरॉन, ये होता है ना। हाँ तो पढ़ते हैं, डेंड्राइट एंड ऑफ वन, डेंड्राइट तो हटा दो भाई, डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड, नहीं। एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, नहीं। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, नहीं। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा ऐसा सवाल बनता है, ठीक है जी। पहले का एक्सोनल एंडिंग, अगले वाले का डेंड्राइट, पहले का एक्सोनल एंडिंग, अगले वाले का डेंड्राइट। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। क्या सवाल और बनते हैं इस पे, बिल्कुल बनते हैं, स्ट्रक्चर वाले बनते हैं। तुम्हें एक पूरा वो दे दिया रहेगा, फोटो देखना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा सही सीक्वेंस है, ठीक है। कैसे सवाल भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगला सवाल, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट, ठीक है। मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कहां होते हैं, तो डेंड्राइट में होते हैं, लेकिन केमिकल सिग्नल में कहां कन्वर्ट होते हैं, तो सेल बॉडी में तो नहीं होते, ठीक है। एक्सॉन में नहीं होते, डेंड्राइट एंड पे नहीं होते, कहां होते हैं, एक्सोनल एंड पर होते हैं, ठीक है, एक्सोनल एंड पे होते हैं। अगर ऑप्शन में कुछ और होता ना, साइनेप्स वगैरह, तो बेटा वो सब आंसर होते हैं, लेकिन याद रखना एक्सोनल एंड है। इस पे बहुत सारे सवाल मैंने करवाए भी हुए हैं और करवा भी रहा हूँ, 3-4 सवाल घुमा फिरा के बनाता है, ठीक है। तो ये इसमें एक सवाल था कि एक्सोनल एंडिंग पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो एक्सोनल एंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल, ठीक है। अगला सवाल कि रिफ्लेक्स आर्क में सही पाथवे क्या होता है। सबसे पहले तो रिसेप्टर होता है, सबसे पहला रिसेप्टर होता है, तो ठीक है। उसके बाद सेंस करने वाली न्यूरॉन होती है, तो क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। तो रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन कहां दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे यहां रिसेप्टर है, यहां से सेंसरी न्यूरॉन जाएंगी मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन काम करेगी, रिले से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगी और फिर मसल्स को जाएगा। रिले नहीं था, लेकिन ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क पे सवाल आ गया तो कभी भी तुम लिख सकते हो कि रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद रिले होती है, क्योंकि रिले कम्युनिकेशन का काम करती है, फिर आपकी कौन सी होती है, मोटर, और फिर आपका इफेक्टर काम करता है। क्या काम करता है, इफेक्टर। इस कंप्लीट पाथवे को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तेज चलना भाई, 2 दिन बाद पेपर है। अगला सवाल, अगेन देखो ऐसे वाला सवाल आ गया, क्या बोलता हूं हमेशा, एलिमिनेशन लगाओ। पहला पढ़ो, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही बात है, पहला होगा ही होगा, तो पहला सब में है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम है, गलत, सेकंड को हटाओ, सेकंड ये हटा दो, ये हटा दो, यहां फर्स्ट है, यहां फर्स्ट है, गोली मार दे भाई, 4 और 3 को चक्कर। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर है, ये तो गलत है भाई, अगला सही है। मतलब इसका मतलब 1 और 4 आंसर हो जाएगा। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। समझ में आया, छोटी छोटी पे सवाल बन रहा है ना। अरे यार, कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर थोड़ी करते हैं, वो तो सेंसरी होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेके आना ला, तो मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है जी। डन है बेटा, डन है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला सवाल, अगेन क्या लगाएंगे यहां पर, एलिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन, ठीक है। स्टेटमेंट्स लिखा है, देखो ग्रामर भी सीख लो। स्टेटमेंट्स लिखा है तभी आर लगा, स्टेटमेंट होता तो क्या होता, इज लगता, ठीक है जी। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन है, तुम्हारा दिमाग घुटनों पे है क्या, हाइंड ब्रेन थोड़ी होता है, क्या होता है, फोर ब्रेन, उसका भी कौन सा, सेरेब्रम वाला हिस्सा, कौन सा, सेरेब्रम वाला हिस्सा, ठीक है। सेंटर ऑफ हार्ट, मुझे देखो हो सकता है ये मुझे ना आता,
इनवॉलेंट्री एक्शंस, अच्छा पहला वाला हटा दूंगा तो इसे हटा दिया मैंने, इसे हटा दिया मैंने, यहां दूसरा, अच्छा तीसरा दोनों में कॉमन है, तो सेकंड और फोर्थ चेक करता हूं, पहले फोर्थ चेक कर लेता हूं। सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर हटा दो भाई, हटा दो, क्या आंसर है सेकंड, क्योंकि सेरेबेलम तो पोस्चर मेंटेन करता है ना। ठीक है जी, अब मुझे मतलब नहीं, अब मुझे ये आता भी नहीं, सच में नहीं आता, सच बता रहा हूँ, ये मुझे आता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, डन है। ठीक है, सेरेबेलम ही तो कंट्रोल करता है पोस्चर बैलेंस ऑफ द बॉडी। साइकिल चला रहे हो, शाम को पी के बैठे हो, तो सेरेबेलम ही तो काम करेगा उस समय। ठीक है जी, समझ में आया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अगला सवाल, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम कमेंट में लिखो। मेडुला क्या करता है, इन वॉलेंट्री, कौन सा क्या काम है बताओ। ठीक है जी, समझ में आया, पढ़ो बेटा, दम लगा के पढ़ो, एनर्जेटिक होके बैठो। चलो अगला सवाल, स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगाटा, सबसे नीचे वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लांगाटा से ऑरिजिनेट करती है, याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लांगाटा से ऑरिजिनेट करती है। ठीक है बेटा, डन है क्या, याद रखना। अगला सवाल, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ, धरती की तरफ, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, जड़ें। हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की तरफ, पानी की तरफ मूवमेंट कौन करता है, जड़ें ही करती हैं। कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल की तरफ मूवमेंट करना, याद करो, स्टिग्मा जब आता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है तो वहां पर क्या बनने लगती है, ट्यूब बनने लगती है, बहुत सवाल बनते हैं इसके ऊपर, कीमोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म। समझ में आया बेटा, डन है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला सवाल, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, जहां भी एब्सिसिक आ जाए, जहां पे एथिलीन आ जाए, चीजों को पका देना, यहाँ तो बढ़ रही है, यहाँ तो बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, इनहिबिट ग्रोथ। बच्चों एक चीज याद रखना, इनहिबिट मतलब होता है रोकना, इनहिबिट मतलब होता है रोकना, ठीक है, रोकना, और एक्सहिबिटेड मतलब होता है बढ़ाना, प्रमोट होना, एक्सहिबिट, ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज होना। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर इनहिबिटेड ग्रोथ मतलब ये ग्रोथ को रोकता है, पत्तियां झड़ती हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, याद रखना, आम पक गए, फ्रूट पक गए, तो ये सब चीजें होती हैं एब्सिसिक और एथिलीन के द्वारा। ठीक है, एथिलीन ऑल्दो सिलेबस में नहीं था, लेकिन आईसीएसई वाले बच्चे याद रखना, एथिलीन सिलेबस में है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ से कौन नहीं है, ग्रोथ से कौन नहीं है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है जी, ये ग्रोथ से मतलब नहीं, ये ग्रोथ रोकता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन। गिबरेलिन क्या करता है बेटा, आप तो लिख दे कमेंट में यार, इतना अनपढ़ तो नहीं है तू। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन, पक्की बात है भैया, ओ भैया बोलो। ठीक है जी, हाँ समझ गया मैं, सेल डिवीजन। चलो अगला, आयोडीन क्यों नेसेसरी होता है, आयोडीन नेसेसरी टू फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। देखो आयोडीन होता है थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए, अगर आयोडीन का कमी हो, आयोडीन का कमी हो तो एक बीमारी होती है जिसको क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं, इसलिए आयोडीन को फूड में होना जरूरी है, वरना स्वेलोनेस ऑफ नेक यानी कि गर्दन वाला हिस्सा सूज जाएगा, जिसको गॉइटर कहते हैं। ठीक है बेटा, एड्रेनलिन इमरजेंसी के अंदर से क्या होता है, सिक्रेट होता है। ऑक्सिन सेल इलोंगेशन करता है प्लांट के अंदर। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं, सारी चीजें रिकॉल हो रही है कि नहीं, ऑप्शन के थ्रू हम समझेंगे, इसी को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। चलो अगला, अगला सवाल है आप लोग की स्क्रीन पर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट गलत कौन सा है, ये पेनक्रियाज में होता है, ठीक है। रेगुलेट ग्रोथ, अरे ग्रोथ थोड़ी करता है यार, यही गलत है, यही आंसर है इसका।
इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। देखो याद कर ले, इंसुलिन का फंक्शन पहला पेनक्रियाज में सिक्रेट होता है, वहां बनता है। दूसरा ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तीसरा अगर सिक्रेशन ना हो इसका तो एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है डायबिटीज। तीनों फंक्शन याद कर ले, याद हो जाएगा इंसुलिन के बारे में। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। अगला सवाल बेटा, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन ओवरी, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, बिल्कुल, ये तीनों सही है। एड्रेनलिन तो भैया एड्रिनल ग्लैंड करती है, तो ये पेयर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड करती है। ठीक है, और पिट्यूटरी क्या करती है, याद रखना, पिट्यूटरी ये रिलीज करती है किसे, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो गाइगेंटिज्म हो जाएगा, ग्रेट खली साहब को है, और कम रिलीज हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं भाई? पूरी चीज रिकॉल हो रही है। अब अनपढ़ी बालक होगा जो ये चीज याद नहीं रखेगा, भाई ऑप्शन से याद रख इसे। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह के। ओवरी एस्ट्रोजन को करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन जो कि स्पर्म फर्टिलिटी। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधे होके बैठा करिए क्लास के अंदर। चलो अगला सवाल बेटा, द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन गार्ड सेल। पानी आने जाने की वजह से, पानी आने जाने की वजह से, एक ही काम है इसका, वाटर का अमाउंट। ठीक है, वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, बाकी सब बेकार की बातें, जो बता रहा हूं वो याद रखो। ठीक है जी, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगाओ, पढ़ो उस क्वेश्चन को। इफेक्ट ऑफ लाइट तो हटा दिया इसे भैया, देखो लाइट के इफेक्ट की वजह से ग्रो तो हो रहा है, लेकिन टेंड्रिल प्लांट की बात करी गई है, तो ग्रेविटी वाला हटा दिया, लाइट भी हटा देते हैं। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे। देखो सुनो, टेंड्रिल को जैसे सपोर्ट मिलता है ना, तो वो उसकी तरफ झुक जाती है। इसका मतलब टेंड्रिल, ये सपोर्ट मिल गया उसे, सपोर्ट मिल गया उसे, लेकिन जो दूसरे पार्ट होते हैं वो तेजी से ग्रो करने लगते हैं, ताकि वो उसको सपोर्ट मिल गया यहाँ से, तो वहां ग्रोथ धीमी होती है, क्योंकि सपोर्ट मिला है। याद रखना, सपोर्ट जहां मिला है वहां ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन सपोर्ट से दूसरे वाले जो हिस्से होंगे वहां ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल दैट इन कांटेक्ट विद सपोर्ट, ये गलत है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, टेंड्रिल जैसे आपने देखा होगा करेले वगैरह के पौधे, अंगूर वगैरह के पौधे, ये टेंड्रिल प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, याद रखेंगे बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना लॉजिक पे। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओवुलस इज ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म। देखो पॉलन ट्यूब ओवल की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है, तो कीमोट्रोपिज्म। पानी की तरफ मूवमेंट होना क्या कहलाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म। धरती की तरफ मूवमेंट होना क्या कहलाएगा, जियोट्रोपिज्म। फोटो यानी कि लाइट की तरफ, है ना, लाइट की तरफ। अब यार हिंदी भी लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना, बात समझ में आई। पानी की तरफ रूट मूव करती है, जियोट्रोपिज्म रूट ही मूव करती है, फोटोट्रोपिज्म स्टेम वगैरह करते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये आपका कहलाएगा, क्लासेस भी मैंने ले रखी है। अगला सवाल है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, हाइड्रो तो नहीं होगा, कीमो तो नहीं होगा, जियो तो नहीं होगा, क्या होगा, फोटोट्रोपिज्म होगा। सिंपल सिंपल सवाल से हैं, आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स, ऑक्सीजन तो प्रमोट करता है, गिबरेलिन भी नहीं, साइटोकाइनिन भी नहीं, क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स को हम विल्टिंग ऑफ लीव्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स भी कहते हैं। तो जहां भी विल्टिंग मतलब पक्के सूख के नीचे गिर जाना, तो कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। समझ में आया कि नहीं, डन है, क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही हैं। केवल ऑप्शन लिखने से कुछ नहीं होगा, जो ऑप्शंस हैं दिए हुए उन पर भी काम करने से होगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज इनकरेक्ट। देखो ठीक है, नर्व इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट एंड टूवर्ड्स एक्सोनल एंड, डेंड्रेटिक एंड टूवर्ड्स एक्सोनल एंड। अगला पढ़ो, एट द डेंड्रेटिक एंड
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स bring about the release of some chemical which generate an electrical impulse at the axonal end of the another neuron. अगला, the chemical release from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron. ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. A neuron transmit electrical impulse not only to another neuron but also to muscles and gland cells. ये भी सही बात है. Nerve impulse travel from dendritic end towards axonal end. Dendritic end से axonal end की तरफ ही जाती है. At the dendritic end, electrical impulse bring about the release of some chemical which generate an electric impulse at the axonal end of another. दूसरे का एक्सोन थोड़ी होता है, दूसरे का क्या होता है, डेंड्रिटिक होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जस्ट इसका रिवर्स होता है. समझ में आया? तो क्योंकि यहां देखो ना आंसर छुपा है, डेंड्रिटिक एंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल विच जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन. नहीं, पहले वाले का एक्सोनल होता है, दूसरे वाले का डेंड्रिटिक एंड होता है. समझ में आया? तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे सही है. ठीक है, मसल्स, ग्लैंड सेल सबको जाता है भैया मैसेज. समझ में आ गया? ठीक है जी, क्लियर है, पक्की बात है बच्चों. इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. इनवॉलेंट्री एक्शंस मेडुला स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी होती है, मेडुला मिड ब्रेन में थोड़ी होती है, मेडुला फोर ब्रेन में थोड़ी होती है. कहां होती है? हिंड ब्रेन में होती है. लेकिन मेडुला का भी कौन सा पार्ट? सरे नहीं, मेडुला से होती है. तो सॉरी. ठीक है बेटा, मेडुला इन हैंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगाटा ही करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, समझ में आया? पक्की बात? पक्का? चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री? चिविंग, अरे चबाना बंद कर दे भाई. ठीक है, इनवॉलेंट्री नहीं है ये, बाकी सब इनवॉलेंट्री है. वॉमिटिंग, सेलिवेशन, हार्ट बीट, तीनों किसके कंट्रोल में होते हैं? किसके कंट्रोल में होते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा. ठीक है जी, समझ में आया? तो ये इनवॉलेंट्री है और इनवॉलेंट्री होते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा. ठीक है जी, समझ में आया बच्चों के? नहीं, आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको चीजें समझ में आ गई. व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट. जब भी हमारे कोल्ड होता है तो नाक का जो म्यूकस होता है ना थोड़ा थिन हो जाता, थिक हो जाता, थिक, ठीक है, थोड़ा सा मोटा. स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते. तो जब स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम. नहीं, ये तो गलत है. टेस्ट कर रहा था मैं, नाक से तुम टेस्ट करते हो? छी, कितने गंदे हो तुम यार. स्मेल को डिटेक्ट करते हो. ठीक है, तो डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ द अगरबत्ती, है ना, ये नहीं कर पाएगा स्मेल. होता है बेटा. ठीक है जी, समझ में आया बेटा? तो क्या नहीं कर पाएगा? स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है जी, उसको अगरबत्ती और परफ्यूम मतलब हर चीज की स्मेल जो है एक जैसी लगेगी, है ना, स्मेल एक जैसी आएगी बेटा. कोल्ड में ज्यादा फायदा है. ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अगला सवाल है आपके सामने. देखो मैं कह रहा था सवाल, देखो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है. देखो भैया, आप इधर देखते हैं. अरे ये तो उल्टा उल्टा जा रहा है. डेंड्रिटिक एंड से एक्सोनल एंड, गलत बात है, इसे हटा दो. इधर है, ये तो गलत जा रहा है भाई. डेंड्रिटिक से अगला वाला डेंड्रिटिक, गलत. देखो बिल्कुल ध्यान से, इधर से डेंड्रिटिक एंड से गया एक्सोनल एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग से अगले वाले का डेंड्राइट, अगले वाले का डेंड्राइट. समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल सही है. इसको देख लो, डेंड्राइट से नीचे एक्सोनल एंडिंग, अगले वाले का एक्सोनल, गलत बात है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. समझ में आया बेटा? देख ले बेटा ध्यान से, ये याद करने हैं. याद का मतलब तो पूरा लॉजिक याद होना चाहिए. कहां तक रट लोगे? लॉजिक अगर पता है तो यू विल बी एबल टू डू एवरी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है जी बेटा, आगे बढ़े. चलो अगला सवाल. कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन? इसके लिए आयरन तो जरूरी होता ही नहीं भाई, यही आंसर. आयरन इज एसेंशियल. नहीं, आयरन नहीं होता. क्या होता है? क्या होता है बेटा? आयोडीन. अब जो भी बच्चा देख रहा है
थायरोक्सिन के बारे में याद रख लो कि इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है। दूसरा, ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। याद रखना, इसमें सवाल बहुत बनते हैं कि कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में, तो थायरोक्सिन करता है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन, बिल्कुल सही बात है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अगला ड्वार्फिज्म कब होता है, याद करो। ड्वार्फिज्म यानी कि डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब लैक, तो एक्सेस हटा दो। लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल नहीं, तो ड्वार्फिज्म मतलब डेफिशिएंसी, डी फॉर ड्वार्फिज्म, डी फॉर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को लेस भी कहते हैं, लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन सही से सिक्रेट नहीं होता तो ड्वार्फिज्म होता है, मतलब छोटा छोटा हाइट रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बेटा? क्लियर है? क्लियर है क्या? अगला सवाल की तरफ आते हैं। ड्रामेटिक चेंज ऑफ द बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ। प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंज आते हैं? एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। उल्टा कह रहा है भाई, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ना, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये बिल्कुल सही आंसर है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड नहीं भैया। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है टेस्टिस से, जो कि प्यूबर्टी के टाइम आता है, और ओवरी क्या करती हैं? एस्ट्रोजन। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? लॉजिक भी समझ में आ रहे हैं? सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी काम हो पाएगा। अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नहीं, क्योंकि हार्ट बीट नहीं, सफरिंग फ्रॉम गॉइटर नहीं, ब्लड शुगर लेवल उसका क्या हो गया होगा? हाई। गॉइटर में क्या बोलेगा वो? क्या खाओ? आयोडीन वाला खाना खाओ। ठीक है, हार्ट बीटिंग स्लो हो जाएगी तो क्या बोलेगा वो? ये तो मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। अगला सवाल, हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स। मेल में फर्टिलिटी के लिए भैया एक ही चीज होती है, क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय ओवरी नहीं, कौन? टेस्टिस। समझ में आया? सवाल समझ में आ रहे बेटा? अगले सवाल की तरफ देखेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, मतलब कौन सी इसमें सही मैच नहीं है, मतलब कौन सी पेयर में नहीं होती? एड्रेनलिन याद रखना, पेनक्रियास के ऊपर, वो किडनी के ऊपर, सॉरी किडनी के ऊपर बना रखा है एड्रेनलिन डायग्राम में, वो तो पेयर में होती है, सही है। टेस्टिस पेयर में है? पेयर में नहीं है? है, अच्छा। ओवरी पेयर में होती है। पिट्यूटरी तीन होते हैं, पिट्यूटरी तीन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भैया, ये मिसमैच है, ये अनपेयर्ड है। ठीक है जी, पिट्यूटरी सब मैक्सिलरी सब पढ़ा रखा है, याद करो। लेकिन आपको मैंने बोला था कि वहां पे केवल तीन याद रखना है आपको, कि तीन होती हैं। लेक्चर देखिए मेरे, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो पिट्यूटरी तीन होती है, ठीक है ना, अनपेयर्ड ही हो गया। ये सब, ये भी पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, और भी इसमें सवाल दैट आए, मैं बता रहा हूं। अगला, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। बहुत ध्यान से, बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे न्यूरोमस्कुलर, गलत। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन साइनेप्स होता है। एक न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। तो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा? साइनेप्स कहलाएगा। समझ में आया? दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये, एक न्यूरॉन ये, इसके बीच का ये जंक्शन क्या कहलाएगा? साइनेप्स। लेकिन एक न्यूरॉन ये मसल, तो ये जंक्शन क्या कहलाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है इसका आंसर क्या करते? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करते, जो कि क्या हो जाता? गलत हो जाता। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाता? नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम हो जाता। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, लाइफ प्रोसेस जो है कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, क्योंकि नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है, एंडोक्राइन में भी रेगुलेशन हो रहा है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों के नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको आपकी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ जाती हैं। समंदर वाली बात याद रखिएगा, अच्छा तैराक बनना है तो। ठीक है बेटा, अगला चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बेटा समझ में आया कि नहीं? चलो, तो अगला टॉपिक है, मतलब अगला चैप्टर है अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब इसके दो मोड हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था बेटा एसेक्सुअल,
एसेक्सुअल के अंदर मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था अमीबा के अंदर फिजन होता है। अब फिजन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन जो कि अमीबा करती है, और एक होता है मल्टीपल फिजन जो कि प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बडिंग पढ़ाया था, फिर बच्चों फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन पढ़ाया था, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, और फिर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है जी। पूरे टॉपिक वाइज स्लाइड्स रखी, मतलब लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। फिर हमने सेक्सुअल पढ़ा था, और सेक्सुअल के अंदर सबसे पहले मैंने आपको ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ाया था, और फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में याद होगा स्टेमन, पिस्टिल, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करवा रखी हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें आपको पढ़नी थी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं, जब जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा ये वाला क्वेश्चन वाला, तो वहां सारी चीजें मैं आपको क्या करता रहूंगा, रिकॉल करवाता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपके सामने कि इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो मेल गैमेट कहलाता है? तो याद रखना एंथर जो होता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो ये वाला मेल हो गया। फीमेल की अगर बात करूं तो ओवरी जो होती हैं इसके अंदर ओव्यूल होता है, याद रखना। अच्छा, ओवरी किसमें होती है याद रखना, इस पिस्टिल में होती है। ठीक है, पिस्टिल में होती है, याद रखिएगा बेटा। समझ में आया? तो स्टेमेन और एंथर गलत बात है, फिलामेंट एंड स्टिग्मा गलत बात है, एंथर एंड ओवरी ये बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं? स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन सॉरी एंथर आपका क्या हो गया, पॉलन ग्रेन, और ओवरी क्या कर रही है, ओव्यूल यानी कि एग बना रही है। बात समझ में आ गई नहीं? तो ये रहेगा। समझ में आया? ऑल्दो अगर हम बात करें किसकी, स्टेमेन और पिस्टिल की, तो स्टेमेन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसके अंदर फिलामेंट और एंथर होता है, बेटा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पिस्टिल की, तो पिस्टिल के अंदर क्या क्या होता है? पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा आपका होता है ओवरी। ठीक है, इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़े बेटा, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलो अगला सवाल है, द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड। अब सबसे पहले एक लॉजिक रख, कुत्ते कब से एसेक्सुअल करने लग गए? कुत्ते तो सेक्सुअल करते हैं, है ना, ये तो बच्चों की बात पता होती है ना। अब जैसे डॉग यहाँ पर आ गया, तो सेकंड वाला यहां से ये हटा दो, सेकंड यहां से ये हटा दो। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट और फोर्थ हो गया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो गया। जो बनाना होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, क्योंकि उसके जनरली सीड निकालने की एबिलिटी खत्म होती जा रही है, तो इसलिए ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें। ठीक है जी, तो इसका मतलब बनाना, ईस्ट और अमीबा ये क्या करते हैं, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। याद रखना, बात समझ में आ गई? बनाना सीड आपने जनरली इसके नहीं देखे होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो सबसे पहले तो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो सीडलिंग हटा दो, एम्ब्रियो हटा दो, क्योंकि सबसे पहले पॉलिनेशन नहीं होता है। पॉलिनेशन मतलब ये हुआ कि वो ट्रांसफर हो गया किसका, पॉलन ग्रेन्स का। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। सीडलिंग का मतलब होता है जब आप जर्मिनेशन करते हो, जर्मिनेशन मतलब सॉइल में बीज को डालते हो, तो सीडलिंग तो बिल्कुल लास्ट में होगा जब आपका एम्ब्रियो वगैरह बन जाएगा। यहाँ सीडलिंग इधर है, इसको हटा दीजिए। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर सीडलिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन। सबसे पहले क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और उसके बाद होगी आपकी, जब सीड बन जाएगा तो सीडलिंग होगी। अब जब एम्ब्रियो बनता है उस दौरान आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा। ऊपर वाला हिस्सा प्लूम्यूल कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है, जो कि फ्यूचर में जाके रूट बनेगा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट।
प्लूम्यूल फ्यूचर में शूट बनता है। ये वाले इससे कॉटिलेडन होते हैं और ये सोर्स होते हैं किसका, फूड का। अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। प्लीज ऐसी हरकतें ऐसी कुछ ना करें जिससे आपका रिजल्ट हार्म हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सारा कुछ, ये सारी चीजें बता दी। जब दोबारा कोई सवाल बनेगा तो आप इजिली कर पाएंगे। अगला सवाल है, ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्फ बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही पेरेंट इसमें होता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, इसमें गैमेट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गैमेट वहां जरूरी होती है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर, कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आफ्टर, क्योंकि सेक्सुअल हो ही नहीं रहा तो सेक्सुअल क्यों ही आएगा वहां पे। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पूरी एनर्जी बनाए रखें, चीजों को करते रहें अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे सवालों को देखते हैं। ये सवाल समझ में आया, अच्छे से रीड करेंगे। और फोकस मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जो फोकस था बेटा, उसी फोकस को बनाए रखो यार। फोकस क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हो, फोकस ब्रेक डाउन मत करो प्लीज, ज्यादा तभी याद रहेगा जब आप फोकस से पढ़ेंगे। प्लीज फोकस बनाए रखें। अगला सवाल है ये वाला, देखेंगे। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, साइटोप्लाज्म हो नहीं सकता क्योंकि तो 9th की नॉलेज है। गोल्जी भी नहीं, राइबोसोम नहीं, क्या हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा। ये किसमें होता है, क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। बात समझ में आई, पूरा फोकस रखेंगे। तो जीन्स जो है वो ट्रांसमिट करता है कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। डन है बच्चा पार्टी, डन है। अगला सवाल है, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शोज ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट्स, है ना। ओनली वेरिएशन, क्या ओनली वाली बात थोड़ी हो रही है। देखो सिमिलरिटी भी होती है, आप अपने पापा की तरह थोड़ी बहुत लगते होगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हूबहू अपने पापा की तरह लगते हो। बात समझ में, जैसे मेरा बच्चा मेरी तरह नहीं लगता, एज इट इज नहीं लगता। अब है क्या कि बोथ सिमिलरिटी भी दिखाता है लेकिन वेरिएशन भी दिखाता है। ओनली सिमिलरिटी ओनली वेरिएशन नहीं होगा, सिमिलरिटी वेरिएशन दोनों होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें होती है। और ये क्या क्या होता है, एग्जैक्ट डीएनए कॉपी ना होने की वजह से होता है, क्योंकि देयर विल बी सम काइंड ऑफ एरर, ठीक है। जैसे कोई चीज तुम डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें एरर आ जाए, ऐसा ही होता है भैया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है बच्चा पार्टी। अगले सवाल की तरफ देखेंगे। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पाइरोगैरा एंड ईस्ट, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तीनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया। दे आर यूनिसेलुलर, उससे मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करी गई है। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, गलत बात है। दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, इसकी तो मतलब ही नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करी गई है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है ना। इन स्पाइरोगाइरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स, ये तो फिजन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल, ये भी फिजन हो गया। ये बाइनरी हो गया, और ये क्या हो गया, मल्टीपल। ये किसमें होता है, अमीबा में। जब एक सेल 2 हिस्सों में टूटती है उसे फिजन कहते हैं। मल्टीपल, ये भी फिजन हो गया, लेकिन ये किसमें होता है, पैरा नहीं, प्लाज्मोडियम में। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल नहीं। तो ब्रेकिंग अप अ फिलामेंट इनटू स्मॉलर, इसको क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। स्पाइरोगायरा यानी कि जो काई टाइप की होती है, ठीक है बेटा। तो स्पाइरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, याद रख लोगे। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा टूट रहा है, स्पाइरोगायरा से याद रख लेना। स्पाइरोगायरा टूट गया है ना, मतलब स्पाइरो अलग हो रहा है, गायरा अलग हो रहा है, ऐसे याद कर लेना कि टूट रहा है भाई, ठीक है। लॉजिक लगाओगे तो याद रहेगा लंबे समय तक, कहानी बना लिया करो। अगला सवाल देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल, एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो रहा है, एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का क्या बोलेंगे इसे, मल्टीपल फिजन। अब ये भी चीज याद रखना, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, सवाल बनता है प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, तो आपका याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है जी। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है बच्चों, डन है,
डन है बोलो, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग सीड, सॉरी फ्लावरिंग प्लांट, क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले सीडलिंग कभी नहीं आ सकती, ठीक है जी। सबसे पहले गैमेट, बाद में जाइगोट पहले, क्योंकि भैया पहले गैमेट आएंगे। तो अब आएंगे, आगे देखते हैं। अब पहला और चौथा ऑप्शन देखो, पहले गैमेट आया, फिर जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर सीडलिंग बना। यहाँ गैमेट के बाद एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बाद में बन रहा है, तो ये गलत है ना, क्योंकि पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है। पढ़ा रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉल करवाया है, थोड़ी देर पहले ही पूरा रिकॉल करवाया है। समझ में आया? तो सबसे पहले आपके गैमेट्स यानी कि मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जहां क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद क्या होती है? सीडलिंग होती है। जब एम्ब्रियो बनता है तो इसको फूड कहाँ से मिलता है? तो फूड मिलता है कोटिलेडन से मिलता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो को जब सीड में डालोगे, सीडलिंग करोगे, तो रेडिकल वाला जो पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे जो ऊपर जो प्ल्यूमिल वाला हिस्सा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो अंधे को पढ़ा देता अब तक, तो वो भी याद कर लेता, तुम तो फिर भी व्यक्ति हो, ठीक है बेटा। आगे समझते हैं। द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जब क्रोमोसोम बनते हैं तो हाफ नंबर ऑफ मतलब जब गैमेट बनते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तब उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी में 23 थे, पापा में 23 थे, तुम्हारे अंदर पूरे पूरे 46 होंगे, क्योंकि ये मम्मी के, ये पापा के। तो मम्मी के पास XX थे, पापा के पास XY थे। अगर तुम लड़के हो तो पापा का Y आया होगा, मम्मी का X आया होगा। लेकिन अगर तुम लड़की हो, पापा का X, मम्मी का X, तभी जाकर के तुम आज लड़की के रूप में दिखाई दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं? याद रख पाओगे लंबे समय तक। लेकिन अगर पूछा जाए कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं। लेकिन अगर पेयर नहीं लिखा है तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। समझ में आया? ये चीजें लंबे समय तक याद रखनी है। अगला सवाल है, अरे ये तो दोबारा आ गया सवाल। चलिए अगला सवाल है, राइजोपस मतलब स्पोर फॉर्मेशन की बात हो रही है। ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप आर कॉल्ड, टिप मतलब टॉप पे, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे, उसकी टिप पर स्पोरेंजिया है। क्या कहेंगे? हाईफाई कहेंगे। क्या कहेंगे? हाईफाई कहेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? लेकिन इसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं होता, स्पोरेंजिया का ही पार्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी टिप पर स्पोरेंजिया होता है, जिसकी टिप पर मतलब टॉप पर। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हाईफाई हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हाईफाई, ये आपका स्पोरेंजिया, और इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर होते हैं, जिनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो डेवलप होने लगते हैं और विजिबल होने लगते हैं। समझ में आया सभी को? ये चीज क्लियर है बच्चों? आप बोलेंगे यस सर, हमको ये चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे बहुत ध्यान से, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अगर फ्लावर होता तो मैं वेजिटेटिव क्यों करवाता? फ्रूट है तो मैं क्यों ही करवाऊंगा? फ्लावर है तो मैं क्यों ही करवाऊंगा? स्टेम, रूट एंड लीव आंसर है। ठीक है, दिमाग है, ये गोबर है। ठीक है, समझ में आया? बेटा ऐसे मत बैठो, अगर ऐसे बैठोगे तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी पढ़ाने की। प्लीज शांति से बैठेंगे अच्छे तरीके से, मैं बता रहा हूँ, प्लीज। ठीक है, आपका ही फायदा होगा अल्टीमेटली, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पैसे मेरे आ ही चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, चलो। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर बन जाते हैं, सही बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांचेस हाइफाई, इसका तो रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता।
फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजी। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर होगा, थर्ड नहीं होगा। जब थर्ड नहीं होगा तो इसे हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं ऑप्शन। समझ में आया? ये चीज समझ में आई ना बेटा? अगला सवाल, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द, अगला सवाल रीड करके खुद आंसर करेंगे। ठीक है, तो सवाल को रीड करेंगे। क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ऊपर स्टिग्मा होता है और नीचे ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इस पर ही डिपेंड करेगा, उसी पे तो डिपेंड करेगा। पढ़ो, पॉलन ट्यूब सॉरी पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। यार इससे क्या मतलब, वो तो अंदर की तरफ जाएगा ना। पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, सही बात है, इसी पे डिपेंड करेगा ना, जितनी दूर ओव्यूल होगा उतनी दूर वो पॉलन ट्यूब जाएगी। पॉलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस स्टिग्मा, इससे कोई मतलब नहीं। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल नहीं, ओव्यूल तक जाएगा तो ओव्यूल पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल पर डिपेंड करेगी उसकी लेंथ। समझ में आया? क्योंकि उसको कहां तक जाना है, ओव्यूल तक ही जाना है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? डन है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो बहुत प्यारा सवाल है, क्या आप सवाल है जरा रीड करेंगे सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर? फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल। पहला हटा दो, पहला हटा दो, पहला हटा दो। सेकंड कॉमन है, थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दो। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, क्या फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट पे आते हैं? बिल्कुल सही बात है, फ्लावर के ओव्यूल वाले हिस्से आते हैं। अब मुझे थर्ड सच में समझ में नहीं आ रहा था, सच बोल रहा हूं, नहीं आ रहा तो चौथे पे आजा, चेक कर ले। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? डन है। अब सुनो, दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, क्या सारे ग्रुप के प्लांट में फ्लावर होते हैं? नहीं होते भाई। समझ में आया? क्योंकि तभी तो हम क्या करवाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका आंसर। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल, दे पोजेस बोथ ना, पहला हटा दो, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। दे पोजेस आइदर स्टेमिन और पिस्टल, बिल्कुल सही बात है। अगर ये सही बात है तो भाई इसे हटाओ ना। ठीक है, ये आंसर हो गया बी। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, इनसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बिल्कुल भाई, तो कभी तो क्रॉस होगा क्योंकि उसके पास एक ही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमिन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, बिल्कुल, स्टेमिन से तो फ्रूट का मतलब ही नहीं है। किससे होता है? स्टिग्मा से होता है। समझ में आया? स्टिग्मा ओवरी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे, ज्यादा नॉलेज से भी ऐसा नहीं कि जितनी ज्यादा नॉलेज है तो आप बहुत सारे एग्जाम में टॉप कर जाओ, नॉलेज कम में भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, which among the following statement are true for sexual reproduction in flowering plants? तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों गैमेट चाहिए ही होंगे, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपलसरी इवेंट, बिल्कुल सही बात है। इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बिल्कुल सही बात है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, और आपको पता है कि एग्जैक्ट कॉपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती। क्या आता है? थोड़ा बहुत एरर, जिसकी वजह से क्या आता है? वेरिएशन। तो ऑप्शन 4 नहीं आ सकता, यानी कि 1 2 3 हो सकते हैं आंसर। 1 2 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। याद है ना, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी होता है इसका मतलब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे ये समझ में आया ना बेटा? ओके। इन फिगर 8.1 द पार्ट ए बी सी आर सब्सिक्वेंटली, ए वाला पार्ट भैया ये मुझे प्लूमल दिख रहा है ऊपर वाला, बी वाला पार्ट मुझे कॉटिलेडन दिख रहा है, और सी वाला रेडिकल दिख रहा है। तो पहले प्लूमल, दूसरा कॉटिलेडन और तीसरा रेडिकल, ए बी सी। ठीक है, याद रखना, ये जो सी वाला पार्ट है इसका नाम रेडिकल। क्या बनेगा फ्यूचर में? आर फॉर रूट। क्या नाम है इसका? प्लूम्यूल। क्या बनेगा फ्यूचर में? शूट। ये क्या?
कॉटिलेडन। क्या देगा? फूड। किसे? एम्ब्रियो को। किसके? प्लांट के। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, समझ में आया? सब चीजें याद होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। क्यों होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस? नहीं, लेंथी नहीं है। हाँ लेंथी तो है, क्या पता लेंथी ना भी हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ द सेम स्पीशीज। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज? नहीं यार, ह्यूमन एक स्पीशीज है, घोड़ा एक स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है, इनका रिप्रोडक्शन होगा कभी? नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा भी नहीं, तो सेम स्पीशीज होगा, ये सही है। लेकिन यहां देख लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मैनी पेरेंट्स? नहीं भैया, मैनी पेरेंट्स से कैसे? तो ये बिल्कुल सही भैया, ये बिल्कुल सही, ठीक है ना। मैनी पेरेंट वाला सिस्टम पता नहीं क्या है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, टू ही पेरेंट्स होते हैं ना, ऑफ सेम स्पीशीज। अरे भाई क्या करवा रहे हो सीबीएसई, क्या लिख रहे हो इधर? मैनी पेरेंट वगैरह लिख रहे हो, गलत बात है यार। बच्चे वैसे ही बड़े हरामखोर हो जाते हैं आजकल। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। रिप्रोडक्शन से तो एनर्जी और जाएगी भाई, कैसे बनेगी ना। मेंटेन ग्रोथ, ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है? कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये सही है, जनरेशन बाय जनरेशन आनी चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल। ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरिटी। दांत गिरना सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी, वो तो बचपन में गिर जाते हैं। इंक्रीज इन हाइट, सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी आ गई, 11-12 साल में तो हाइट इंक्रीज होती है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, है ना। बचपन में आवाज कुछ और थी, बड़े हो गए आवाज कुछ और थी। ठीक है जी, समझ में आया? डन है। अगला, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्शन फेज, मेंस्ट्रुएशन आता है भैया, रिप्रोडक्शन फेज ना, ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी, इजी सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन मेल टेस्टिस इन द स्क्रोटम बिकॉज, अब सवाल एक आ जाएगा कि व्हाई टेस्टिस आर इन द स्क्रोटम, बिकॉज इट फॉर्म स्पर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म requires low body temperature than normal body temperature, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बोलो बच्चे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी? फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, हाँ भैया स्पर्म बनाती टेस्टिस। सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हाँ भैया। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ये तो फीमेल में होता है। तीसरा गोली मारो, तीसरा को हटाओ, तीसरा हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी ओवरी में होता है यार, ये भी हटा दो। चौथा भी हटा दो, चौथा हटा दो, ये भी हटा दो। क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, समझ में आया? डन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस में बना स्पर्म, वाज डिफरेंस में आया, यूरेथ्रा ने बाहर निकाल दिया। टेस्टिस में बना स्पर्म यूरेथ्रा में आया नहीं, ट्रेवल कहां से करके आएगा? वेज डिफरेंस से, यूरेथ्रा बाहर निकालेगा। टेस्टिस वेज डिफरेंस, यूरेटर नहीं। टेस्टिस यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं। टेस्टिस यूरेटर, यूरेथ्रा नहीं। टेस्टिस वेज डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है स्पर्म का। अब देखो, स्पर्म है क्या? एक सेल है। स्पर्म है क्या? स्पर्म है क्या? एक सेल है। इसमें सिक्रेशन मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमिनल वेसल का, तब ये एक लिक्विड बन जाता है, और ये लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। सीमन निकालते हो आप, स्पर्म नहीं। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों? टेस्टिस वेज डिफरेंस, यूरेथ्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। Which among the following disease is not sexually transmitted? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब इनमें से कौन सी बीमारी नहीं हो सकती?
कौन सी नहीं हो सकती? एड्स, साइफिलिस बता रखा है, एसटीडी है, एड्स एसटीडी है, गुनेरिया एसटीडी है, हेपेटाइटिस मुझे नहीं भी पता लेकिन हेपेटाइटिस का आंसर हो जाएगा। ये पानी से होने वाली बीमारी है, वाटर मतलब पानी से होने वाली बीमारी है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी मुझे नहीं पता लेकिन बाकी सारी कैसी हैं? एसटीडी। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। अगले चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। अगले चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। बच्चों बहुत प्यारा चैप्टर था, पढ़ा रखा था। क्या क्या पढ़ाया था इसके अंदर? हमने सबसे पहले बच्चों इसके अंदर पढ़ाया था आपको इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी होता है और इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी होता है। बच्चों पढ़ाया था कि नहीं? उसके बाद फूड चेन पढ़ाई थी, बोलो हाँ कि नहीं? उसके बाद फूड वेब पढ़ाया था। उसके बाद वेस्ट जनरेशन पढ़ाया था, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद बच्चों ओजोन के बारे में बताया था, ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद हमने चैप्टर को खत्म किया था, 40-45 मिनट की वीडियो थी, वन शॉट कंप्लीट किया था। आइए करते हैं उसके एमसीक्यू। पहला सवाल आपके सामने है, कौन सा इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? पॉन्ड, तालाब नहीं, लेक नहीं, फॉरेस्ट नहीं, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड और गार्डन याद रखिएगा। क्रॉप फील्ड और गार्डन ये कैसे इकोसिस्टम होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। याद रखना, क्रॉप फील्ड और गार्डन ये आपके कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। अगला सवाल, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। पहला वाला होता है, देखो पहले वाले ऑटोट्रॉप होते हैं, ठीक है, पहले वाले ऑटोट्रॉप होते हैं और जनरली ये प्लांट होते हैं। जनरली क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट को खाने वाले क्या होंगे? हर्बीवोर होंगे। जैसे गोट हो गई, जैसे गोट हो गई, ये होंगे। अब गोट को खाने वाला तीसरा व्यक्ति कार्निवोर होगा। तीसरा व्यक्ति क्या होगा? कार्निवोर होगा। जैसे कि मैं तो दोनों हूं बट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? समझ में आया? तो हमेशा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है? जनरली कार्निवोर होते हैं, हर्बीवोर नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोर है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? क्योंकि यहाँ प्लांट थोड़ी आ जाएगा। डिकम्पोजर तो कहीं भी आ सकता है, डिकम्पोजर कहीं भी हो सकता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, कहीं भी। समझ में आया? प्रोड्यूसर पहले पे ही होगा। समझ में आ गया? अच्छा, प्रोड्यूसर पहले पे भी होता है, दूसरे पे भी होता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है? जनरली क्या पूछा था? द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर ही होता है, थर्ड पे हमेशा कार्निवोर होगा। आगे बढ़ते हैं। एन इकोसिस्टम इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जी रहे हो, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग है। हम यहाँ पर ये इकोसिस्टम बना हुआ है हमारा। समझ में आया? टेबल कुर्सी पड़ी हुई है, बच्चे लिविंग है लेकिन टेबल कुर्सी नॉन लिविंग है, तो ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। तो नॉन लिविंग भी होती है और लिविंग भी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें होती है। समझ में आया? समटाइम लिविंग गलत बात, समटाइम की तो बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ लेवल इज 5 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। कौन सा लेवल था यहाँ पे? फोर्थ पे। फोर्थ पे अगर 5 है, देखो समझाया है, फोर्थ पे 5, इधर आ रहे हो तो एक बढ़ाते जाओ, इधर आ रहे हो तो एक बढ़ाते जाओ, इधर आ रहे हो तो एक बढ़ाते जाओ। आपको फोर्थ पे दिया था तो ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर लेवल की तो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5000 किलो जूल। इधर जाओगे तो जीरो कम करोगे, इधर आओगे तो जीरो बढ़ाओगे, इधर जाओगे कम करो, इधर जाओ एक एक जीरो बढ़ाते चलो। कौन सा लॉ चल रहा है? कौन सा लॉ चल रहा है? 10% एनर्जी लॉ चल रहा है। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। याद रखना है। नहीं समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? डन है? बोलो कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? अकुमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ईच हायर ट्रॉफिक लेवल। क्या कहेंगे? इकट्ठा होना हर ट्रॉफिक लेवल पे। क्या कह देंगे एक ही सिलेबस में हमारे? क्या? बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बायोमैग्निफिकेशन पता है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या पेस्टिसाइड। तो सीएफसी गैसेस यही तो हो गई, सीएफसी गैसेस यही तो हो गई बच्चों, सीएफसी गैसेस यही तो हो गई।
इसी को हम CFC गैसेस कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ बच्चे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर लगा देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो CFC गैसेस ओजोन डिप्लेशन का कारण बनती है। कैसे बनती है सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे O2 एनवायरनमेंट में है, यूवी रेडिएशंस क्या करेंगी, यूवी रेडिएशंस क्या करेंगी, इस O2 को O+O में ब्रेक डाउन कर देंगी। अब एनवायरनमेंट में और भी तो ऑक्सीजन है, तो इस एनवायरनमेंट में दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, जो कि ओजोन होता है, जो कि क्या करेगा, हमको बचाता है। बट हम चलाते हैं AC फ्रिज, तो उसके अंदर होती है क्लोरीन गैस, ये दोबारा यहाँ पहुंचेगी, O3 को फिर से ब्रेक डाउन करके क्या बना देगी, O2 बना देगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब वो ओजोन जो बन रहा था वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो इसके कारण कौन है, क्लोरीन, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीजें समझ में आती हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है। Organism which synthesis carbohydrate from inorganic compound using radiant energy, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनना, सुनो, प्लांट्स क्या करते हैं, सुनना, प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे पानी हो गया, ठीक है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, और इसको यूज करके वो C6H12O6 बनाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि ऑर्गेनिक है। मतलब इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, प्लांट्स का होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, प्रोड्यूसर्स। बट याद रखना, डीकंपोजर इसका उल्टा करते हैं। डीकंपोजर ऑर्गेनिक को क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक बनाते हैं। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक बनाने का काम किसका होता है, डीकंपोजर। ये कॉपी में लिख के रख लो बेटा। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक प्लांट बनाएंगे, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कौन बनाएगा, डीकंपोजर बनाएगा। सवाल बनते हैं इस पे, ठीक है जी, बात समझ में आया? बाकी कोई सवाल नहीं होना चाहिए आप लोगों का, केवल जो बता रहा हूं वो याद होना चाहिए, ठीक है जी, समझ में आया बच्चों? इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ। भैया जो एनर्जी जाती है, हीट की फॉर्म में जाती है क्या, लाइट की फॉर्म में जाती है क्या, नहीं, किसकी फॉर्म में जाती है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जाती है। एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी जाती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जाती है, याद रखना है, लंबे समय तक, ठीक है। ना तो हीट ना तो सन, कोई मतलब नहीं है, केवल केमिकल एनर्जी दिमाग में भर लो, ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल आपके सामने है, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉफिक लेवल फूड वेब ऑन सेवरल टाइप, बहुत सारे फूड चेन आ गई, क्या हो जाएगा इसका मतलब, फूड वेब, है ना। फूड वेब में क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग क्या होती हैं, फूड चेन्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग फूड चेन्स होती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इकोलॉजिकल पिरामिड सिलेबस में नहीं। इकोसिस्टम क्या होता है, नॉन लिविंग और लिविंग सबका कंपोजिशन होता है। फूड चेन तो सिंगल सीक्वेंस हो गया, तो फूड वेब में सेवरल टाइप की फूड चेन आती है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, हम फूड वेब कहेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक तरह। अरे यार सुनो सुनो, तुमने प्लांट खाया, ठीक है, प्लांट से तुम्हारे अंदर एनर्जी गई, ह्यूमन के अंदर गई, क्या प्लांट दोबारा ह्यूमन को खा सकता है? ऐसा हुआ कि तुमने वो मतलब दाल खाई थी, दाल ने तुम्हें खा ली, दोबारा नहीं हुआ ना। तो एक डायरेक्शन होता है, तो क्या कहते हैं उसे, यूनी डायरेक्शनल। क्या कहते हैं बच्चों, यूनी डायरेक्शनल। समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको चीजें समझ में आ रही हैं। अगला बहुत प्यारा सवाल है, देखेंगे क्या कह रहा है। अगला सवाल है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्सेसिव एक्सपोजर टू ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्ट इन। पहली चीज स्किन कैंसर तो होता ही होता है, थर्ड तो होगा ही होगा, मतलब इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, थर्ड यहां भी है, थर्ड यहां भी है। अब फोर्थ ना, ये पेप्टिक अल्सर मैंने सुना नहीं है कभी, मैंने जब सुना नहीं है तो मैं इसके साथ जाऊंगा, फर्स्ट और थर्ड के साथ। पेप्टिक अल्सर कहीं सिलेबस में है नहीं, कहीं लिखा भी नहीं है, पता भी नहीं मुझे पता है कि इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? ये भी तो हो सकती है। पेप्टिक अल्सर सुना है तुमने कहीं? मुझे भी नहीं पता बीमारी क्या होती है, लेकिन कहीं तुमने तुम्हारे पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, कुछ भी पढ़ा हो, तो पेप्टिक अल्सर शायद वहां नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा तो मतलब कहाँ, यहाँ क्यों आ रहा है, इम्यून जरूर लिखा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डैमेज टू इम्यून सिस्टम एंड स्किन कैंसर, ठीक है, समझ में आ गया, डन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं होते। भैया वुड, पेपर, ये सब तो होते हैं, तो पहला वाला हटा दो, इसे हटा दिया।
प्लास्टिक बैकलाइट डीडीटी, प्लास्टिक डिटर्जेंट, ग्रास आ रहा है, इसे भी हटा दो, थर्ड वाला हटा दो, थर्ड हटा दो मतलब इसे भी हटा दो, ठीक। अब ओनली फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ। अब देखो फोर्थ में क्या है, डीडीटी, प्लास्टिक बैकलाइट, ठीक है, फोर्थ तो आंसर होगा ही होगा। सेकंड देख लो, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ठीक है, ये दोनों प्लास्टिक। डिटर्जेंट, अभी इसका मतलब क्या, सर्फ। बेटा कुछ डिटर्जेंट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन होते हैं। तो डिटर्जेंट होता है मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, याद रखना। डिटर्जेंट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। याद रखना अब से कि डिटर्जेंट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। डाइक्लोरो ये सब वो CFC गैसेस की तरह ही समझ लो आप, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट होता है। समझ में आया, समझ में आया बेटा, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा इसमें लिमिट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे चले जाते हो तो एनर्जी लेवल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अगर आप ये तो लिमिट कर रहा है, यही तो रोक रहा है ट्रॉफिक लेवल बनने से। सोचो और ज्यादा एनर्जी लेवल फ्लो हो रहा होता तो और ट्रॉफिक लेवल होते, लेकिन ये कम हो रहा है, ठीक है। तो डेफिशिएंट फूड सप्लाई तो गलत बात है, पॉल्यूटेड एयर वाटर इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू एल्गी आर प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम, गेट देयर का मतलब क्या हो गया, पाते हैं, इन ऑर्गेनिक लिखा है ना, वो छोड़ो, गेट देयर फूड, और यहां पर ऑर्गेनिक भी लिखा है, तो ये तो सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। गेट नहीं करते, वो सिंथेसिस करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिखा है, वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं। समझ में आया, मैंने बोला था उसमें सवाल बनता है, देखो बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन। कहां प्रॉपर फूड चेन नहीं बन रही, कहां प्रॉपर फूड चेन नहीं बन रही। ग्रास है, ग्रास को खाने वाला रैबिट भी है, रैबिट को खाने वाला लायन भी है, लायन के साथ वोल्व भी है, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला तो आंसर होगा ही होगा, तो जब पहला आंसर होगा ही होगा। अच्छा नॉट क्या बोला है, नॉट कंस्टिट्यूट ना, तो जहां पहला इसे हटा दो, फिर ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है भैया। ग्रास को रैबिट खा लेगा, रैबिट को लायन खा लेगा, ये तो फूड चेन है, उसने नॉट बोला है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है, ये तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ पे नजर मारता हूं। सेकंड क्या है, फोर्थ पे आ जाओ पहले। फ्रॉग, अच्छा पहले देखो ग्रास है, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर भी है, ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग भी है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक भी है, स्नेक को खाने वाला ईगल भी है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं आ सकता, सेकंड और थर्ड आंसर, ठीक है जी। अब सुनना, अब थर्ड तो ठीक था कि यहाँ पर ग्रास था, ग्रास को खाने वाला वो नहीं है, क्या रैबिट वगैरह नहीं है, लेकिन यार सेकंड चेक करो, प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर। देखो फिश प्लैंकटन खा लेगी, ठीक है, बात समझ में आ गया, और मैन फिश को खा लेगा। क्या ग्रास हॉपर को फिश खाएगी, नहीं खाएगी। ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास ही खाएगा, इसलिए ये कोई फूड चेन है ही नहीं। समझ में आया सभी को, ये कोई फूड चेन है ही नहीं, तो उसने नॉट बोला था, तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा ये। ऐसे सवाल आएंगे तो एलिमिनेशन कर लोगे ना, ठीक है जी, पक्की बात है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, कितना परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं, केवल 1%, 10%, वाह बेटा 1% बोलो बेटा, 1%, बाकी 99 कहां गई, डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में। समझ में आया, 1% एब्जॉर्ब होती है, बहुत सारे बच्चे 10% आंसर कर देते हैं इसमें, मुझे पता है बहुत सारे दिमागदार बच्चे हैं। अगला है, फिगर नहीं डाली, अरे यार मैं ही था, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ही बनाता हूं तो मुझे याद नहीं रहा होगा, सॉरी। ऑल इसकी फिगर बना देता हूं मैं, T1, T2, T3, T4, इसको जस्ट उल्टा बना हुआ था, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होगी, T1 पे, ठीक है, उसके तो कम होती जाती है। What will happen if deer is missing in the food chain?
अगर डियर मिस हो गए तो पॉपुलेशन टाइगर की कैसे इंक्रीज हो जाएगी? टाइगर तो मर जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, हट, बढ़ जाएगा भाई ग्रास, कोई खाएगा नहीं, बढ़ जाएगा। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। होगा कभी ऐसा? टाइगर कभी नहीं ऐसा करेगा, लेकिन इंसान जरूर कर लेता है। अगर एक जगह से नहीं मिलना दूसरी जगह मुंह मार लेता है। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस, हाँ। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस, हाँ। डी बिल्कुल सही है। समझ में आया? पक्की बात है। चलो अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। देखा, याद आया? कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। अच्छा, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कौन करता है? प्लांट। यहां लिख के दो, लिख ले भाई तू भी। प्लांट जो है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, और डिकम्पोजर क्या करते हैं? इसका उल्टा, वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करता है? कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? सब कुछ याद करवा के दे दिया मैंने। ठीक है बच्चों। इन अ ग्रास, इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, ग्रास हॉपर प्रोड्यूस कर रहा था। फ्रॉग डिकम्पोजर कैसे है? प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी। अच्छा, ग्रास हॉपर ने क्या खाया होगा? ग्रास खाया होगा, तो ग्रास खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर। और फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर? नहीं यार, तो कंज्यूमर कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर कर दो भैया, बात खत्म हो गई। ठीक है जी बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर है वो, लेकिन यहाँ सेकंड कंज्यूमर लिखा है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, इधर देखो, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर वो प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, ये प्राइमरी कंज्यूमर के साथ सेकेंडरी क्या है? प्रोड्यूसर। और ग्रास को खाने वाला कौन था भैया? फ्रॉग। ये था सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा इसका, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया इसका आंसर। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, मतलब प्लास्टिक प्लेट को यूज नहीं करना चाहिए। दे आर मेड ऑफ मटेरियल विद लाइट वेट, दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, समझ में आ गया बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले कोई सवाल नहीं बच्चों। एक चीज याद रखना, 2 मिनट रुक जाइएगा, जाइएगा मत कोई भी। सुनना, बायोलॉजी में अगर आप 20 तारीख को पेपर देने जाओगे, अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते आए हो, पूरे क्वेश्चंस पेपर करे हैं, एमसीक्यू सारे के सारे यहीं से आएंगे। लिख के रख लो, जो भी डेट है आज के ना 16 तारीख है, लिख के रख लो, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिलने वाले, देख लेना। ठीक है, मेक श्योर करना कि 2-3 बार इसको नजर के सामने से गुजार के जाना है। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री वाला पोर्शन कर लो, ऐसे ही फिजिक्स वाला पोर्शन कर लो, मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में जो हम 17 को करेंगे। थैंक यू।